नमस्कार। सप्ताह भर की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर हाजिर हूं मैं कादम्बिनी शर्मा। तो क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, खासकर वो चीजें जिनका असर आपके हमारे ऊपर इतनी दूर भारत में भी पड़ता है। सबसे बड़ी खबर जो लगातार हम जिसको कवर कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, वो है ईरान अमेरिका युद्ध का। ये युद्ध अब ऐसे मकाम पर पहुंच गया है जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी जनता को ये बता रहे हैं कि जरा सा तेल की कीमत बढ़ने में कोई समस्या नहीं है। तो कैसे ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं? वो ये कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से दुनिया का 1/5 जो तेल है वो गुजरता है, वो अभी भी बंद है। एक तरफ अमेरिकन नाकेबंदी है, दूसरी तरफ ईरान की नाकेबंदी है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान पहले घुटने टेके और उसकी शर्तों को माने, सारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है बिना किसी शर्त के खोल दे। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका शर्तें नहीं मानेगा, उनका ब्लॉकेड जो है वो बरकरार है। जब तक अमेरिकी ब्लॉकेड नहीं हटेगा, तब तक उनका ब्लॉकेड बरकरार है। तो बात यहाँ पर अटकी हुई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कोई बातचीत दोनों के बीच में अभी तक नहीं हो रही है इस स्थिति से निपटने के लिए। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो बता रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत ईविल है और अमेरिकियों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि तेल की कीमतें ज़रा सी बढ़ी रहेंगी और ये जो कीमत है उसके लिए उनको थोड़ा झेल लेना चाहिए। तो फिलहाल स्थिति यही बनी हुई है। और और तो और ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका को ये मान लेना चाहिए कि उसकी हार हो चुकी है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने ये पोस्ट किया एक्स पर, कहा कि इमेजिन ना करें, ये फैंटेसाइज ना करें कि वो जीत गए हैं, बल्कि ईरान जो है वो ब्लॉकेड जारी रखेगा। और ये भी कहा है कि मान लेना चाहिए कि रियलिटी ये है, अमेरिका को ये मानना चाहिए कि सच ये है कि उसकी हार इस युद्ध में हो चुकी है। तो ये लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप जो हैं वो एक राजनीतिक रैली में गए थे। आपको पता है कि मिड टर्म चुनाव अमेरिका में अब बस होने ही वाले हैं। तो इस रैली में, न्यूयॉर्क में ये रैली हुई थी गार्डन सिटी में, वहाँ पर उन्होंने कहा कि तेल की कीमत ज़रा सी बढ़ी हुई है, लेकिन ये कीमत लोगों को झेल लेनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि एक बेहद खराब देश को न्यूक्लियर हथियार नहीं मिलेगा। तो ये ट्रंप का कहना है और ये अपने आप में एक हार मानने से मानने जैसा एक स्टेटमेंट है कि अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वो अपने देश के लोगों को कह रहे हैं कि आप गैसोलीन का अगर प्राइस बढ़ता है तो आप उसको मान लें, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता इस युद्ध से निकलने का उनको भी साफ नजर नहीं आ रहा है। जिस युद्ध को उन्होंने ये सोचकर शुरू किया था 28 फरवरी को इसी साल कि कुछ ही दिनों में निबट जाएगा, वो युद्ध उनके गले की फांस बन गया है। कहीं ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। ईरान की शर्तें जो हैं वो कठिन हो गई हैं। शायद ही ये उम्मीद थी कि इस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान एक हथियार बना देगा, लेकिन वही हुआ है। पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। और जो राष्ट्रपति ट्रंप का ये आश्वासन था कि अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। सच तो ये है कि जो गैसोलीन की कीमत है $4.08 के बराबर बताई जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि 29% के बराबर ये बढ़ा है अगर पिछले साल से कंपेयर करें गैसोलीन की जो कीमत है। अब ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए इसलिए बड़ी समस्या है क्योंकि उनका चुनावी वादा ये था कि तेल की कीमतें जो हैं, गैस की कीमतें जो हैं वो कम होंगी और महंगाई नहीं होगी। लेकिन वही सभी चीजें उनके ईरान युद्ध शुरू करने के बाद हो रही हैं। अब ये मानकर चलना चाहिए कि जो डेमोक्रेट उनके खिलाफ खड़े हैं वो इस चीज को लेकर लोगों का ध्यान बार बार दिलाएंगे कि इस युद्ध के कारण, जिस युद्ध की उनका कहना है कि कोई जरूरत नहीं थी, उस युद्ध को शुरू करके अमेरिकी पब्लिक पर किस तरह का एक बोझ राष्ट्रपति ट्रंप ने डाला है। तो मिड टर्म चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप को ये बड़ा झटका लगा है। और इस बीच ये भी हो रहा है कि कई खबरें आ रही हैं, और ये खबरें आई हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका ये 9वां महीना चल रहा है वेस्ट एशिया क्राइसिस में ईरान के पास तैनात हुए, वहां से
जो नाविक उस पर मौजूद हैं, जो सैनिक उस पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग बेहद ज़्यादा चिंतित हैं। वो इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उस वहाँ पर से कई तरह की खबरें आ रही हैं और ये खबरें जो है मीडिया में छप रही हैं, चाहे वो अमेरिकी मीडिया हो या फिर डिफेंस वहाँ का जो मिलिट्री पब्लिकेशन हो। ये सब इन परिवार के मेंबर्स को कोट कर रहे हैं, उनकी बात लिख रहे हैं। क्या हुआ है, इतने लंबे डिप्लॉयमेंट के बाद वहाँ पर कई तरह की समस्याएं हो गई हैं। समस्याएं ये हुई हैं कि एक तो ये इस तरह की रिपोर्ट आई कि वहाँ पर कई बार खाने में सिर्फ आधा कप चावल और कुछ बीन्स वगैरह मिले थे। उसके अलावा ये खबरें आई कि लगातार खाने में कमी आ रही है। एक खबर ये आई एक परिवार जन के हवाले से कि उनके रिश्तेदार की जो उनका जो वेट है वो करीब 29 केजी घट गया। एक खबर ये आई कि वहाँ पर टॉयलेट्स टूटे हुए हैं, प्लम्बिंग ठीक नहीं है, लॉन्ड्री में मुश्किलें हैं और ओवरऑल मोरल काफ़ी ख़राब है। एक तरफ से ये भी खबरें आई कि एक सेलर ने जो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का उस पर तैनात है, उसने पानी में छलांग लगा दी। यानी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज भी इतने लंबे डिप्लॉयमेंट के बाद वहाँ पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आ रहे हैं। ये भी वहाँ पर मीडिया में अमेरिका में खबरें छपी कि कई सेलर्स जो हैं वो खुदकुशी करने की धमकी दे रहे हैं। ये अपने आप में चिंतित करने वाली बात है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हालात ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है और वहाँ पर सभी चीज़ें जो हैं वो इन कंट्रोल हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो ईरान वॉर के कमांडर हैं कूपर, वो इस जहाज़ पर गए, उन्होंने वहाँ पर सैनिकों से बात की और अब ये भी खबर है कि ये जहाज़ वहाँ से निकल रहा है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ से निकल रहा है, इसकी जगह पर दूसरे कैरियर को वहाँ पर तैनात किया जा रहा है जो कि अपने पोस्ट से पैसिफिक ओशन में वहाँ से निकल चुका है वेस्ट एशिया में डिप्लॉयमेंट के लिए। तो युद्ध की कीमत जो है वो बड़ी चुकानी पड़ रही है वहाँ पर अमेरिकी जो सैनिक हैं उनको भी। एक और बड़ी खबर जो पिछले हफ्ते छाई रही वो ये कि तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता में आए इस 15 अगस्त को 5 साल हो गए। तो ये 5 साल जो हैं वो कैसे रहे इसके बारे में दुनिया भर में हेडलाइन छपी, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर हो अफगानिस्तान में या महिलाओं की के हालात को लेकर हो। कई तरह की खबरें छपी। ये बताया गया कि पहले से कहीं ज़्यादा कंट्रोल में अब तालिबान है शुरुआती दिनों के मुकाबले। लेकिन वहाँ पर जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको लेकर दुनिया भर में चिंता जताई गई। कहा गया कि जो वहाँ पर अधिकार दिए गए हैं वो कम से कमतर होते जा रहे हैं जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, चाहे वो काम करने के अधिकार को लेकर हो, पढ़ने के अधिकार को लेकर हो। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो चिंता जो है जता रही है। लेकिन तालिबान का ये कहना है कि कई देशों में उनकी विक्ट्री डे के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और इसका उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है कई देशों में जो अलग अलग उनके दूतावास हैं, पहले से हैं दूतावास, इस सत्ता पलट के पहले से दूतावास हैं, वहाँ पर इस तरह के विक्ट्री डे सेलिब्रेशन जो हो रहे हैं। वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने एक वीडियो एड्रेस किया और कहा कि जिस तरह से उनकी जीत हुई 5 साल पहले वो उनकी हिम्मत, उनके जज्बे की जीत है, पर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समस्याएं जो हैं वो अभी तक हैं। तो समस्याएं अभी तक हैं और अभी तक अगर कूटनीतिक स्तर पर देखें तो आधिकारिक तौर पर तालिबान की सरकार को मात्र एक देश ने एंडोर्स किया है, वो देश है रूस। लेकिन ये भी देखा गया है कि अलग अलग देश अब तालिबान से एंगेजमेंट जो है, तालिबान सरकार से एंगेजमेंट जो है वो बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जो पहले पाकिस्तान से काफ़ी करीब होकर चल रहे थे, अब वहाँ पर लगातार तनाव देखा गया है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है किस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर हवाई हमले किए हैं, किस तरह से अलग अलग आरोप लगे हैं, किस तरह से डूरन लाइन पर झड़पें हुई हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। तो ये भी चीज़ें लगातार चल रही। लेकिन अगर भारत की बात कहें तो भारत ने भी अपना एंगेजमेंट जो है तालिबान से बढ़ाया है। भारत के लिए ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मसला है और उसको लगता है कि ये एंगेजमेंट होना चाहिए, ये जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं वो भी खुला रहना चाहिए। खासकर जो अफगानी नागरिक हैं
उनके लिए भी भारत ने काफ़ी कोशिशें की है, चाहे वो मुश्किल के वक्त में अनाज भेजने की बात हो या दवाइयाँ भेजने की बात हो, तो ये सब भारत जो है वो कर रहा है, खासकर इसलिए कि एंगेजमेंट जो है वो बना रहना चाहिए। भारत के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। एक और खबर जो काफ़ी अहमियत रखती है कई मायनों में, वो है मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। इसको साइन करने वाले हैं सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। अब इस पर लगातार डिस्कशन चल रहा है और ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या इस तरह की मिलिट्री अलायंस से एक्चुअली कुछ फ़ायदा है, क्योंकि सऊदी अरब जो है पिछले कुछ महीनों से लगातार देख रहा है कि किस तरह से ईरान जो है वो हमले कर रहा है, किस तरह से सिर्फ वॉशिंगटन का जो एश्योरेंस है, जो उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, वो उस तरह से फलीभूत नहीं हो रहा है जैसे कि होना चाहिए था। तो एक तरह से उसको यूं देखा जा रहा है कि सऊदी जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए और इंतज़ाम कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो एक मजबूत तुर्की जो है वो साथ में आ रहा है, मिलिट्री उनका असलहा जो है वो काफ़ी मजबूत माना जाता है। खुद सऊदी अरब जो है वो काफ़ी अमीर है, ऑयल मनी जिसको कहते हैं वो उसके पास अच्छा खासा है। पाकिस्तान क्या टेबल पर ला रहा है वो ये देखना है कि वो एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर देश है, उसकी जो सेना है वो उसको अनुभव है लड़ाई लड़ने का, वो साथ में आ रही है। लेकिन ये सवाल बार बार आता है कि ये आखिर किसके लिए हो रहा है, क्या इसका निशाना ईरान है या कुछ और। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत को वो किस तरह से अफेक्ट करेगा। ये कहना काफ़ी नहीं है कि अभी तक के जितने भी अलायंस हुए हैं इस तरह के, उसमें एक्चुअली ग्राउंड पर किसी भी तीसरे देश ने दो देशों की लड़ाई में अपनी सेना नहीं भेजी है। लेकिन ऐसे कई और फैक्टर्स हैं जो कि भारत के लिए मायने रखने चाहिए, क्योंकि भारत और सऊदी अरब बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। तो इसका अगर पाकिस्तान और भारत के बीच एक बार फिर से तनाव होता है तो सऊदी अरब की भूमिका क्या होगी। तुर्की से पिछले कुछ वक्त में, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में काफ़ी तल्खी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे रिश्ते ठीक करने की कोशिश की जा रही है, वो भी अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पूरे इस डिफेंस पैक्ट को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक क्लॉज ये है कि अगर किसी पर भी, तीनों में से किसी पर भी हमला होता है तो जो बाकी देश हैं वो मदद को आएंगे। हालांकि इसको कुछ देश ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से नेटो में जिस तरह से है कि सभी फोर्सेस एक दूसरे के लिए आती हैं, वो यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को, इस पैक्ट को, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से असेस करने की ज़रूरत भारत को ज़रूर है। नमस्कार।